नमस्कार, मैं प्रशांत बक्सर पत्रिका में आप सभी का स्वागत करता हूं। चुनावी चर्चा हमारा जारी है और आज हमारे साथ पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश भुवन जी उपस्थित हैं। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। युवा कार्यकर्ताओं के तहत पार्टियां मतदाताओं पर मजबूती पकड़ बना रही हैं। हम ओम प्रकाश भुवन जी से कुछ चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 30 वर्षों से ये राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कहाँ से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। 30 वर्षों की राजनीति का मतलब उसमें लगभग 12-13 साल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, संघ के स्वयंसेवक कहिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कहिए। राजनीतिक क्षेत्र में 97-98 में युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के नाते मैंने शुरू किया और मेरा मूल कर्म क्षेत्र यहाँ से, यहीं से आईएससी डुमरांव से आईएससी करके 87 में हम आरा गए पढ़ने और वहाँ फिर अपने यहीं नोकपुर के हरिकृष्ण यादव जी थे, वहाँ प्रचारक, उनसे संपर्क हुआ, संघ के संपर्क में गए, फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बने और लगभग 97-98 तक हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में गए। उसके बाद फिर भाजपा युवा मोर्चा में गए और उस समय से ये यात्रा जो है पूर्णकाली के रूप में ही चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि वो आधा जीवन वो सामाजिक कार्यकर्ता का और आधा राजनीतिक क्षेत्र जो भाजपा है उसमें चल रहा है। आप पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक तरह से आपने बहुत सारा कैंपेनिंग भी आप करते हैं। आप महाराष्ट्र जाते हैं, आप पार्टी चुनाव के लिए गुजरात भी जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि 2014 में चुनाव लड़ने से पहले पार्टी ने राम मंदिर को एक बड़ा एजेंडा बनाया था। अभी कल तक हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या में हिंदू महासभा का आयोजन किया गया था। तो कब तक मंदिर का निर्माण शुरू होगा? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का रहा कि विभीषण नहीं कहना चाहिए, वो बहुत पूजनीय नाम है, लेकिन हमारा नुकसान करने वाले हमारे बीच ही रहे। राम जन्मभूमि का आंदोलन एक बहुत पुराना आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि 2014 का और कोई राजनीतिक आंदोलन। और उससे भी बड़ा ये खेल, देखिए मैं एक विषय पे आपको केवल ध्यान दिला रहा हूं। अभी सारा विपक्ष कहीं ना कहीं हम ही को मतलब संघ परिवार और विचार परिवार के लोगों को, भाजपा को ये कटघरे में खड़ा कर रहा है कि ये लोग चुनाव आया तो राम जन्मभूमि का विषय उठा रहे हैं। भाई मेरे, जो 29 अक्टूबर को निर्णय होने वाला था उसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए कि ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है, सीधे 4 महीने 3 महीने बाद का डेट फेंकता है। और जब बेचारा राम जन्मभूमि पक्ष का वकील पूछता है कि सर महीना तो बता दिए, कम से कम डेट तो बता दीजिए, तो इस देश का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि वह तिथि जनवरी भी हो सकती है, फरवरी भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है। ठीक है, वो माननीय है, उन पे उंगली उठाने का अधिकार मेरा नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक की भावना से इतना तो उस चीफ मुख्य न्यायाधीश जी से हम जरूर पूछ सकते हैं कि आप इस देश के सबसे महत्वपूर्ण मुख्य न्यायाधीश के पद पे हैं, न्याय देने वाले को भगवान का दर्जा दिया गया और राम जन्मभूमि जैसे महत्वपूर्ण विषय को आप ये कह के हुए मजाक में उड़ाते हैं कि यह हमारे लिए अभी महत्व का विषय नहीं है, बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए। तो स्वाभाविक है कि फिर आम जनमानस उद्वेलित होगा, उसमें प्रतिक्रिया खड़ी होगी और वही प्रतिक्रिया इधर 1 महीने से फिर राम जन्मभूमि के पक्षकार आंदोलन के रूप में नजर आ रही है। तो दोष कहाँ है? दोष जिसने आग लगाई, वो चाहे कपिल सिब्बल के रूप में 5-6 महीने की बात, 5-6 महीने पहले देश के सामने आ गया था कि वो कह रहे थे कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई की जाए।
मुख्य न्यायाधीश जी के पास जब आता है, जबकि इसके पहले मात्र 2 महीना पहले तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा जी, उस समय ये चर्चा आई थी देश के सबके कान में कि अब त्वरित रोज सुनवाई करते हुए इसका त्वरित निदान किया जाए। और फिर उसी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये आता है कि हमारे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। मुझे ये कहते हुए मतलब ये केवल खतरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। 6 दिसंबर 92 उस समय इसलिए हुआ था कि 5 दिसंबर या 4 दिसंबर 1992 को न्यायालय उस पर निर्णय देने वाला था। और जब कार सेवक वहां पहुंच गए थे और उस क्रम में फिर पता नहीं कौन सी ऐसी देश विरोधी या संस्कृति विरोधी शक्तियां हैं, उस समय भी उस निर्णय को फिर 11 दिसंबर बढ़ा दिया गया था। जो 92 का आप इतिहास याद कीजिएगा। फिर वहीं जानबूझ करके उस आने वाली कार्रवाई कहीं ना कहीं से हो रही है। जब भी बात राम मंदिर से जुड़ी होती है तो जो सत्ताधारी है उसका ये आरोप होता है कि कांग्रेस अड़ंगा डाल रही है, जैसा कि अभी आपने नाम लिया कि कपिल सिब्बल। लेकिन सवाल मेरा सीधा है कि जब कसाब के लिए 2 बजे रात तक कोर्ट खुल सकती है, SC/ST मुद्दे पर अध्यादेश लाया जा सकता है, तो फिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सरकार आपकी हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, इसके लिए अध्यादेश क्यों नहीं? आपने जो सवाल पूछा उसमें 2 पक्ष है। एक आपने पक्ष कहा कि कसाब के लिए न्यायालय आधी रात में खुल सकती है, तो ये सवाल मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने 2 पक्ष है, इसीलिए मैंने कहा तो इस न्यायालय को सोचना चाहिए। जो न्यायालय आधी रात को कसाब के लिए खोली जाती है और वही न्यायालय राम जन्मभूमि के विषय पे कहती है कि ये हमारी प्राथमिकता का विषय नहीं है, यह न्यायालय का पक्ष है। दूसरा, जो आपने सरकार के नाते हमसे जो पूछा, पार्टी कार्यकर्ता के नाते, उसका मेरे पास यही है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पे जो अध्यादेश लाया गया उसका विषय और इसका विषय दोनों अभी 2 ध्रुव है। और मुझे लगता है कि अधिकृत रूप से मैं ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि जिस ढंग से मुख्य न्यायाधीश ने या सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के विषय को हल्का कर किया है, उसको खुल के कहा कि प्राथमिकता का केंद्र नहीं है, यह उनकी एक पक्षीय कहीं ना कहीं मानसिकता को दिखाता है। जरा कल्पना करें कि सरकार अध्यादेश, काल्पनिक अब हम आपसे स्थिति खड़ी कर रहे हैं जी, सरकार अध्यादेश ला देती है राम जन्मभूमि पे, 2-4 लोग PIL उसके अगेंस्ट करेंगे ये तय है। और जो न्यायालय राम जन्मभूमि जैसे विषय पे अपनी मंशा दिखा चुकी है, उससे कैसे हम विश्वास करें कि फिर उस PIL के पक्ष में निर्णय नहीं देगी। और जिस दिन, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जिस दिन उस न्यायालय ने PIL के पक्ष में निर्णय दे दिया, यानी कि सरकार के अध्यादेश के खिलाफ निर्णय दे दिया, इस देश में नया एक युद्ध खड़ा हो जाएगा, न्यायपालिका वर्सेस विधायिका। और यही चीज, ये जितने लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्यों नहीं अध्यादेश ला रहे हैं आप, वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि इस देश में एक यह माहौल खड़ा हो कि न्यायपालिका और विधायिका में संघर्ष चल रहा है। नरेंद्र मोदी की किसी भी लोकतांत्रिक संस्था को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, देखिए किसी की बात नहीं मान रहे हैं। और जो 4-4.5 वर्षों में विकास के लिए, गरीबों के लिए, अन्य देश के स्वाभिमान के लिए, विदेशों में अपने राष्ट्रीय अस्मिता और संस्कृति के लिए जो एक काम हुआ है, वो सारा विषय दब जाए। और ये चुनाव में केवल राम जन्मभूमि की, देखिए ये लोग तो इन लोग के पास कोई काम नहीं है, देखिए जन्मभूमि का विषय उठा दिए। विषय उठाए आप और आरोपी बनाए हमें, उंगली करें आप और अध्यादेश के लिए उकसाएं आप, और फिर जब संघर्ष होगा विधायिका और न्यायपालिका का, उस दिन फिर दोषी भी ठहरा है हम ही। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इन 4-4.5 सालों में जो भी राम भक्त हैं उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? बिल्कुल
बिल्कुल। एक शब्द में आपके नजर में इसका दोषी कौन है, सरकार या न्यायपालिका? वैसे लोग जो न्यायपालिका के इतने जन जन की भावना से जुड़े विषय को किस ढंग से लटकाया जाए, इस देश के न्यायपालिका सिस्टम किसी से अनजान नहीं है। निर्णय आते आते 2-2, 3-3 पीढ़ियां मर जाती हैं, तब हमारे देश की न्यायपालिका निर्णय देती है, या कभी कभी वो निर्णय भी अधूरा रहता है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि जब पता है कि यह इतना एक महत्वपूर्ण विषय है, आखिर आपने खुद अपने पहले प्रश्न में कहा कि कसाब के लिए आप आधी रात को जग जाते हैं जी, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां देश में बैठी हुई? आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं न कहीं से इस देश में बैठी उन्हीं शक्तियों जैसे लोगों पे कहीं नकेल कसने का प्रयास शुरू किया है। तो कहीं जो एक शब्द आया था असहिष्णुता, ये उसी का नतीजा है। 14,500 हजार विदेश के पैसे से चलने वाले एनजीओ बंद किए गए, ऐसे लोगों के पेट पे लात पड़ी है। आज आप देखिएगा दिल्ली की स्थिति क्या है। मैंने अपने जीवन में 2 आईएएस मुझे मिले, 10 साल 13 साल नौकरी करके आईएएस का रिजाइन करके वो दिल्ली में फ्लैट लेकर के रहते थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि आईएएस की नौकरी छोड़ करके ये दिल्ली बैठ के क्या कर रहे हैं? तो नहीं, कुछ नहीं करते जी, ऐसे ही रहते हैं। बाद में जब एक व्यक्ति से थोड़ा सा मेरा ज्यादा घनिष्ठता हुआ, तब उन्होंने खुद बताया करते क्या थे, तो वहां लाइजेनिंग का काम करते, और लाइजेनिंग का उनका 1 साल में 1-2 फाइल वो डील कर ले गए। तो मैं उनका शब्द कोट कर रहा हूं कि भाई साहब 1-2 फाइल हम लोग इंतजार करते रहे, 1-2 फाइल डील हो गया तो हमारी 1 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाती है। यानी कि इस देश में कोई ऐसी रचना थी कि लोग 1 फाइल डील करके 1 पीढ़ी की व्यवस्था खड़ी कर ले जाते थे। तो अगर 15-20 साल वो जिंदा रहे और 15-20 साल उनकी दुकान चली, यानी कि उन्होंने 20 पीढ़ियों की व्यवस्था कर ली बिना कुछ किए। आज वैसे लोग दिल्ली में रो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे लोगों के लिए तो ये सरकार अच्छी नहीं लगी। तो फिर राम जन्मभूमि के मामले में कहीं रोड़ा अटका के, SC ST वाला आग लगा के, जहां से जितना बन सकता है वो सारे षड्यंत्र करेंगे। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रची जा रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने अभी, हमको लग रहा है कि 2-3 महीना पहले का एक बयान था उनका, अभी और मजा आएगा, अभी और कुछ होने वाला है। तो खुल के कह रहे हैं। आप बिहार के एक बड़े पदाधिकारी हैं। बिहार चुनाव से रिलेटेड हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे 2014 से पहले भाजपा स्वर्णों की पार्टी मानी जाती थी। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष उस समय के राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पिछड़ी जाति से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। कई सारी पिछड़ी पार्टियों को एक साथ मिलाया गया, बिहार में चुनाव लड़ा गया, सफलता भी मिली। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव होने वाला है, तो आपको नहीं लग रहा है कि रालोसपा जैसी पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है? आपने बड़ा बढ़िया एक शब्द खुद कहा है। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी जनरल समाज, सामान्य वर्ग की, इसे आपने शब्द दिया सवर्ण, मैं सवर्ण शब्द नहीं कहता, मैं सामान्य वर्ग के लोगों की पार्टी मानी जाती थी जी। वास्तविकता है कि हम थे नहीं। एक समाज में धारणा भले बन गई थी जी। हमारा पृष्ठभूमि ही है कि सारे जाति वर्ग और समाज के कार्यकर्ता हमारे साथ रहे। आपने गौर किया होगा, ये कम्युनिस्ट लोग और अन्य लोग जो हमें, जिन्होंने टैग किया हमको कि ये लोग सामान्य वर्ग की पार्टी है, जन्मभूमि आंदोलन तक 90 के पहले तक, अगर आप बिहार के विषय पे ही अगर एक बार जरा याद कीजिए उस पीरियड को, तो राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले सामान्य वर्ग का, यही ना सामान्य वर्ग है, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, कायस्थ,
जरा 90 जन्मभूमि आंदोलन के पहले जरा चले जाइए, तो ये कौन ऐसा वर्ग था जो एकमुश्त हमको वोट करता था? और हम ऐसा तो कहे नहीं कि इधर केवल पार्टी का जन्म हुआ, पार्टी तो 1952 से चल रही है। हमारी विचारधारा का जो मूल है 1925 से काम कर रहा है। तो अगर हम सवर्णों जनरल कास्ट की ही दल थे, तो ये 92 के पहले ये जनरल कास्ट कहाँ था हमारे साथ? ये तो जन्मभूमि आंदोलन के बाद साथ खड़े हुए। तो हमारी विचारधारा सीधे शुरू से रही है कि सबको साथ लेके चलने की। एक चीज जरूर अच्छा हुआ कि जो हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ था कि सामान्य वर्ग के लोगों की पार्टी है, ये हम लोगों को वैचारिक दृष्टि से भी हम लोगों को अच्छा लगता है, खुशी हुई। और एक अनुभव भी जो आ रहा है आज जमीन पे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इस देश में एक गरीबों के लिए जो सबसे निचले तबका का पक्ष है, उसके लिए जो योजनाएं चली, वो चाहे जनधन हो, जीवन ज्योति बीमा हो, उनके लिए शौचालय हो, उनके लिए आवास हो, उनके लिए बिजली हो, ये पहली बार इस देश में चला। और पहली बार चला मैं इसलिए कह रहा हूं कि योजनाएं पहले भी थी जी, लेकिन पहली बार इस देश ने देखा कि प्रधानमंत्री घोषणा आज करता है कि जनधन खाता खोला जाएगा, और कल से जनधन खाता खुलना शुरू हो जाता है। 12 रुपये का बीमा अब लागू हुआ, कल से 12 रुपया कटना शुरू हो जाता है। गरीबों की बस्ती में गैस देंगे, कल से गैस वितरण शुरू हो जाता है। आपको मैं एक मजेदार आंकड़ा दूं कि जब से गैस की परंपरा शुरू हुई होगी, गैस चूल्हे की और गैस सिलेंडर की, 2014 तक लगभग 4 करोड़ या 4.5 करोड़ ऐसे करके कुछ आंकड़ा था टोटल कंज्यूमर्स का। 2014 तक गैस के कंज्यूमर जो थे जी, उसमें बहुत सारे अवैध कंज्यूमर भी थे जी। इन 4-4.5 वर्षों में लगभग 3.25-4 करोड़ केवल उज्ज्वला में गैस नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए इस देश में कितनी बड़ी क्रांति हुई। और वह गैस चूल्हा, वह बिजली का बल्ब, वह शौचालय, जिसे आप कह रहे थे कि सामान्य वर्ग की हम पार्टी है, तो सामान्य वर्ग के 70% 80% लोगों के लिए उसका महत्व नहीं हो। सवाल ये हम नहीं कर रहे हैं, मैंने ऐसी लोगों की अवधारणा थी। लेकिन सवाल मेरा यहाँ ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि 2014 में भाजपा ने छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाया, उस विषय पे आ रहा हूँ मैं, रालोसपा वाला विषय पे आ रहा हूँ। लेकिन फिर अभी रालोसपा को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? मैं उस विषय पे आ रहा हूँ। अभी जो मेरा मेन विषय जो था, मैं जो एक पक्ष जो आपका था कि सभी जाति धर्म में हमारी स्वीकार्यता बढ़ी जी। पहली बार मेरा ज्यादा एक, चूंकि मैंने काम भी किया है उस क्षेत्र में, और अभी भी मैं टारगेट करता हूं अनुसूचित जाति वर्ग के जो टोले होते हैं। कई जगह से वहां के लोग कहते हैं कि पहली बार ऐसा कोई नेता बना जो हमारे लिए करते हुए नजर आ रहा है। ये केवल योजना का आपसे चर्चा कर रहे हैं। अभी कल ही समस्तीपुर के एक सुरेश सदा हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हाँ भाई साहब मेरा नाम है उस लिस्ट में जी। जो आयुष्मान भारत एक जो योजना आई है। कभी कल्पना हम लोगों ने की थी क्या? हम सामान्य वर्ग के लोग भी अगर घर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो फिर खेत बेचने या अगर घर का गहना होना, जिसको खेत नहीं है गहना होना बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता। जरा कल्पना कीजिए उस गरीब का जिसके पास कुछ नहीं है और उसको बड़ी बीमारियां हो गई। आज लगभग 10 करोड़ 80 लाख परिवार, यानी कि लगभग 50 से 55 करोड़ लोग 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य का एक कवर उनको मिल गया। वो कार्ड बांटा जा चुका।
अभी सबसे बड़ा एक जो समस्या आ रही है, मैं आपको एक बहुत महीन विभाजन कर रहा हूं कि 4-4.5 वर्षों में जो गरीबों के लिए योजनाएं चली, यानी कि जो लाभार्थी हुए, उन लाभार्थी टोलों में हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या आज भी कम है। और जहां हमारे जिन टोलों में हमारे कार्यकर्ता पहले से रहे हैं, वहां के लिए बल्ब, उज्ज्वला, 12 रुपये का बीमा, इस सब का कोई बहुत महत्व नहीं रहा है। तो वहां हो सकता है कि आपको कुछ एक आवाज सुनाई दे, क्या किया, लेकिन क्या किया है यह अगर जानना है, और उस एक बल्ब का, एक गैस चूल्हे का क्या सेंटिमेंटल लगाव है और क्या उत्साह है, ये जानना हो तो जरा उस गरीब टोलों की तरफ जाइए। दूसरा जो आपने कहा उपेंद्र कुशवाहा जी वाला, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे माननीय नेता हैं। आज भी वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मानव संसाधन के राज्य मंत्री हैं। आप भी जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों में एक है, वैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का उनको मंत्री बनाया गया। राजनीतिक क्षेत्र है, भाई भाई में हिस्सा के लिए थोड़ा सा मनमुटाव होता है कि 1 फीट मुझे दाहिने मिल जाए तो 1 फुट मुझे बाएं मिल जाए। उनको भी कुछ होगा कि कहीं कुछ हमको ज्यादा मिले, उसके लिए हमारा नेतृत्व सक्षम है। लगातार सब लोग आपस में संपर्क में हैं, समय पे सुलटा लेंगे, कहीं उपेक्षा और अपेक्षा का विषय नहीं है, सब लोग टच में। अब जरा एक प्रति प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए। उपेंद्र जी अपने आप में एक बड़े नेता हैं, मजबूत नेता है। क्या आपको लगता है कि उनको अगर हमारा नेतृत्व अपमानित करता रहता तो वहां सटे रहते आज भी? तो ये सीधा सीधी विषय कि अंदर में सब ठीक है, नीचे कुछ चलता है। चुनाव का एक विषय है, नीतीश जी और उनका थोड़ा पुराना एक मामला है, तो उसको लेकर के कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं, अंदर लगा रहा है। आपने कहा कि अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर की लड़ाई अब बाहर होती भी दिख रही है, क्योंकि आज ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार को अंतिम पैगाम लिखा है कि हमें या तो सीटें अधिक दो, या फिर जितना दे रहे हो उसमें सम्मानजनक सीटें दो, या फिर अपनी जमीनें तमाम रख लो। एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है। तो लड़ाई तो बाहर दिख रही है, ठीक है एकदम। वो अंतिम पैगाम का मतलब कि 30 नवंबर को रालोसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे पहले वो जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखा हमारा नेता, मैंने कहा भी कि 1 फीट जमीन अधिक मिल जाए, ये सबकी चाहत होती है जी। तो उपेंद्र जी की भी कहीं चाहत है तो कहीं गलत नहीं है। और हमारा नेतृत्व जो है वो भी सक्षम है कि गठबंधन धर्म का पालन क्या होता है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा ने जो उदाहरण पेश किया, अकेले पूर्ण बहुमत रहते हुए भी हमने सरकार बनने के बाद भी किसी गठबंधन सहयोगी को छोड़ा नहीं, सबको जहां जहां जो सम्मान हो सकता था दिया गया। सहयोगी आपसे दूर होते चले गए। चंद्रबाबू नायडू जी हुए, महाराष्ट्र में शिवसेना हो गई। पता है इसमें कहीं कोई बहुत इस विषय को अगर 2 छूटे तो 2 हमारे पास जुड़े भी जी। एक सहयोगी आप कह रहे हैं कि मान लीजिए शिवसेना छूटा, जहां नीतीश जी आज हमसे जुटे भी हैं, वहां चंद्रबाबू नायडू जी अगर अलग हुए हैं तो एक तेलंगाना परिषद करके हो जुड़ा भी। आज हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये त्रिपुरा वगैरह में जो सरकार बनाने में सफल हुए, तो वहां नए दल वहां हमारे सहयोगी के रूप में जुड़े हैं। अरुणाचल में तो जो ईसाई विचारधारा का जो एक स्थानीय पार्टी है वो हमसे जुड़ा, तो यह तो हमारी स्वीकार्यता बढ़ा रहा है। गरीबी की बात की, गरीबी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार से किसान नाखुश दिख रहे हैं। आप 2022 तक आमदनी को दुगना होने का आंकड़ा पेश करते हैं, लेकिन स्थानीय जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनका अक्सर ही सरकार से उनकी नाराजगी रहती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? कि असल में अपने यहाँ जो स्थिति है
कि हमारा स्वभाव बना हुआ है कि जब तक कुछ प्रत्यक्ष नजर नहीं आता उसे हम लाभ मानने के लिए स्वीकार नहीं करते, उसे लाभ नहीं मानते जी। इस जवाब के लिए मैं आपको 10-15 साल पहले ले जा रहा हूं, जब आदरणीय अटल जी की सरकार बनी थी। अब 15 साल पहले का जरा हम लोग, चूंकि हम सब लोग अभी उस आयु वर्ग में हैं कि 15 साल की पहले की घटना याद है। कभी जब अपने गांव जाता था आदमी, तो गांव का नाम लेते ही दो चीज बड़ा स्पष्ट कॉन्सेप्ट खड़ा होता था कि जहां बिजली नहीं हो, जहां सड़क नहीं हो, उसी का नाम गांव है। कि उसके पहले की सरकारों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट खड़ा किया कि शहरों को डेवलप करो, शहरों में सारी सुविधा को रखो, गांव तो गांव है, उसको न बिजली से मतलब है न सड़क से मतलब है, उसको वैसे रहना है। आदरणीय अटल जी की सरकार में पहली बार 2004 से लेके हमको लग रहा है कि 1999 से 2004 का वो पीरियड रहा होगा जी। पहली बार अटल जी की सरकार में दो काम एक साथ हुआ था। एक तो पूरे देश को बड़ी सड़कों से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक तरफ चली, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली। इस देश ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और स्वर्णिम चतुर्भुज को नहीं समझा। अटल जी की सरकार चली गई। लेकिन आज आप अब 2 साल पहले तक लगभग कंप्लीट हो गए हैं गांव। अब आज 2 साल 3 साल से पहले आप देखिए, 2-3 साल से, तो अब जिस किसी गांव में हम लोग जाते हैं और वहां सड़क नहीं बनी मिलती है, तब आश्चर्य होता है जी। अरे यहाँ का आप लोग का अभी तक सड़क नहीं बना। यानी कि रिजल्ट आते आते लगभग 10 से 15 साल लग गए। बड़ा देश है मित्र, बड़ा देश है। व्यवस्था जो आपकी सिस्टम जो है, वर्किंग सिस्टम जो कार्यशैली वाली, वहां क्या क्या, कितना भ्रष्टाचार, कितनी शिथिलता, काम के प्रति उदासीनता, ये कितनी है, ये ना आपसे छिपी है ना हमसे छिपी है। समय लगता है। ये बात मैंने केवल इसलिए सुनाई जो आपने किसान वाली बात है। ये पहली बार 2014 में जब सरकार बनी नरेंद्र भाई मोदी की, आप गौर कीजिए तो जस्ट दुगना बजट अगर किसी विभाग का किया गया तो है कृषि। 2015 का आप बजट उठा के देखें, मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं, अगर पहले कहे होते तो हम निकाल के उसको रख लिए होते जी। 2015 का आप 2015-16 का आप बजट देखें कृषि का, और 2014-15 देखें, जस्ट दुगना आपको मिलेगा। तो एक तो सीधा सीधी विषय है कि अगर बजट दुगना किया गया है तो यानी कहीं ना कहीं वो पैसा आ रहा है। और यह भी आज देश ने मान लिया कि जैसे राजीव गांधी जी के समय में उन्होंने खुद एक फार्मूला कहा था कि 100 रुपया देते हैं तो उसमें 15 रुपया ही जाता है, 85 रुपया बीच में गायब हो जाता है। तो आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में आम लोग भी मान लिए हैं कि नहीं, 100 रुपया अब चल रहा है तो नहीं 100 आ रहा है, लेकिन 70, 80, 60 जरूर नीचे आ रहा। यानी कि वो 85-15 वाला भी रेशियो नहीं रहा। इस सरकार ने उन चोर दरवाजों को भी कहीं ना कहीं से बंद करने का एक प्रयास खड़ा किया। अब आ जाइए जो मूल पॉइंट है, सबसे ज्यादा काम जानते हैं किस क्षेत्र में हुआ है? सॉइल हेल्थ कार्ड पे। आज किसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? तो नई क्या जानकारी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, उसके पास नहीं है। उसको पता नहीं है कि हमारी मिट्टी में कौन सी फसल उगानी है। वो एकदम परंपरागत वही धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा पे चल रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड है, अन्य प्रशिक्षण है। अभी मैं 10 दिन पहले एक कोई कृषक उत्पादक करके कमेटी बन रही है। हर पंचायत में एक ग्रुप बनाया जा रहा है। 22 या 23 प्रकार की खेती का यहाँ योजना है। उसमें से आप जो तय कीजिए कि ये खेती हमारा ग्रुप करेगा, उसका प्रशिक्षण भी विभाग दे रहा है, उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेज रहा है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि करने वाले वो सिस्टम अब देख रहे हैं कि हाँ क्या आ रहा है नीचे, वहां लगे हैं।
ठीक है, मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि जो लोग लगे हैं और जो आ रहा है वो सब सही है, क्योंकि करप्शन को इस देश से आप नहीं नकार सकते अभी जो सिस्टम चल रहा है, लेकिन आ तो रहा है और काम करने वाले कर रहे हैं। एमएसपी वाला जो पार्ट था, न्यूनतम ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो, वो भी आप देखें तो हर एक आइटम पे, चाहे गेहूं धान हो, पहली बार एक सीरियस होकर बढ़ाया गया। असली जो आपने कहा कि 2022 तक डबल करना, तो मुझे लगता है कि जिस दिन केवल इस देश का किसान सॉइल हेल्थ कार्ड का महत्व समझ जाएगा। आज मैं 1 साल गुजरात में रह के आया, वहां का 90% किसान, जैसे हम लोग आजकल देखिएगा एक एलीट क्लास में एक खड़ा है, बड़ा गर्व से लोग कहता है कि मैं तो हर हफ्ते अपना शुगर चेक कराता हूं, यह कि इंटेलेक्सिया का विषय बना। वहां मैंने देखा कि किसान हर 6 माह पे अपना सॉइल हेल्थ कार्ड चेक कराते हैं। तो वो क्या है कि जो बीते 50-60 वर्षों से कृषि को आपने सीधे वर्किंग से हटा दिया था, जितनी योजनाएं बनाई आपने उस पर फोकस ही नहीं किया। आपको एक मजेदार चीज मैं बता रहा हूं, जब देश आजाद हुआ पूरे देश में 7 जिलों का चयन किया गया था कि इस 7 जिले को हम कृषि के रूप में डेवलप करेंगे और विश्व को या देश को दिखाएंगे कि देखो कृषि भी अच्छा किया जा सकता है। उन 7 जिलों में एक आपका ये शाहाबाद भी था। लेकिन सोचिए अब जरा कि जिन 7 जिलों को पूरे देश से, सौभाग्य है कि हम लोग इसी जिले से शाहाबाद के ही एक अंग है, उन 7 जिलों की ही क्या स्थिति बीते 50-60 वर्षों में हुई, वो लग रहा कि जितना उस समय था उससे आज नीचे चला गया। तो निश्चित तौर पे काम हो रहा है, वह काम नजर आएगा, कुछ समय लगेगा उसमें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई प्रशिक्षित होंगे तो उनकी आय बढ़ेगी निश्चित तौर पर। रामायण एक्सप्रेस बक्सर में क्यों नहीं रुक रही है? कि अब ये रेलवे के लोगों ने क्या किया है, कैसे किया, इसके बारे में चूंकि हम नहीं अंदर में जान रहे हैं। जब आदरणीय अटल जी की सरकार थी, मेरे पास आज भी कहीं पत्र पड़ा होगा, भावना बेन चिखालिया जी तत्कालीन पर्यटन मंत्री थे जी, उनको यहाँ के धार्मिक स्थलों का, प्रभु राम और विश्वामित्र से जो जुड़ा हुआ पक्ष है उसको विकसित करने का मैंने पत्र दिया था। उस पत्र का जवाब भी उन्होंने दिया कि हाँ इस पे हमने कार्रवाई के लिए, यही होता है कार्रवाई के लिए, मैंने लिख दिया। उसके बाद नंदकिशोर जी जब पर्यटन मंत्री थे, उनको भी 1-2 बार हमने इस विषय को कहा। हालांकि मैं किसी दूसरे को दोष न दे करके मैं खुद सारा दोष ले रहा हूं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, और चूंकि बक्सर मेरी प्रॉपर बक्सर शहर मेरी जन्मभूमि भी रही, ये तो मेरे लिए वैसे भी सौभाग्य का विषय है कि वो पवित्र भूमि पे जन्मभूमि है मेरी। मैं अपने को ही ब्लेम कर रहा हूं कि मुझे लगना चाहिए था उस काम में। एक बार मैंने आज से 10 साल पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र शोध संस्थान करके एक क्लब का भी रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब पूरा फोकस था कि उसी बिंदु पे काम करने का, और हृदय से कर रहा हूं, इसमें कहीं मैं कोई राजनीति नहीं बोल रहा हूं। जब हम लोग बच्चा थे तो एमबी कॉलेज के पीछे वाला जो एक हिस्सा है उधर जाते थे, नीचे एक खंडहर था, एक छोटा सा, उसमें यज्ञ स्थल बना हुआ था। उसमें कहा जाता था कि विश्वामित्र जी यहीं यज्ञ करते थे। ऊपर ताड़का की मूर्ति थी मारते हुए। शायद जो मेरे पास इधर जानकारी है कि वह चिन्ह भी मटियामेट, उस पे भी कुछ लोगों ने कि यह मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है कह के इंक्रोच कर दिया, वो सारा कुछ डिलीट कर दिया गया। तो मुझे लगता है, मैंने पहले भी कह दिया कि सारा दोष मैं अपने पे लेके बोल रहा हूं, मैं किसी को आरोपी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं गिल्टी फील कर रहा हूं कि मैं उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ा,
उसी तरह बक्सर से मेरा आग्रह है कि बक्सर के जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें बक्सर से प्रेम है, यहाँ की संस्कृति से प्रेम, उन्हें इस बात का एक बार अफसोस जरूर करना चाहिए कि हम लोग तो कम से कम उसे मतलब वो जो एक छोटी सी रचना थी, जो चिन्ह था, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उसके लिए बीते 10-15 वर्षों में हम लोग कोई संघर्ष नहीं कर पाए। ठीक है, आज एक नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम एक परंपरा तो उन्होंने शुरू की। इसमें सरकार की भी तो गलती है, मैं मान रहा हूँ। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वो बक्सर को मिनी काशी के तर्ज पर विकसित करेंगे। सरकार ने पिछले बीते 4 साल देखिए, मैं इस शब्द का, फिर मैं ये व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं मिनी काशी शब्द का मैं विरोधी हूँ जी। काशी का एक अलग महत्व है, बक्सर का एक अलग महत्व है। और मैं बड़े दर्द के साथ उस प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा था। बक्सर का कितना बड़ा महत्व है, आप इसको जरा इस ढंग से समझिए कि पूरे हिंदुत्व पे सबसे बड़ा आरोप क्या है? तो हिंदुत्व जो है वो जातिवादी संरचना का एक समाज है। यहाँ छुआछूत है, अगड़ा पिछड़ा है, अन्य अन्य अन्य। यह बक्सर की पवित्र धरती है, जहां एक बड़ा छिपा हुआ चीज रखा हुआ है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई हुई। कर्म आधारित जाति होती है, जातीय व्यवस्था कर्म आधारित होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस बक्सर की धरती पे पड़ा हुआ। काश अगर यहाँ के नेतृत्व ने या पहले की सरकारों ने बक्सर के इस भाव को अगर खड़ा किया होता, तो हम पूरे विश्व के सामने इस बक्सर की धरती को प्रमाण के रूप में रख सकते थे कि आके देख लो, हमारी व्यवस्था जो है जातीय व्यवस्था नहीं रही है। हमारे यहाँ कर्म आधारित, आज वैदिक ग्रंथ या बहुत सारे संत महात्मा कहते भी हैं कि हमारे यहाँ कर्म आधारित जाति व्यवस्था रही है, जन्म आधारित नहीं रही है। आप अभी भी देखिएगा तो कोई जाति उठा लीजिए हिंदू समाज की, उसके जिम्मे कोई ना कोई एक आपको पार्टिकुलर काम नजर आएगा जी। तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण, इसीलिए मैंने कहा बक्सर का इतना बड़ा महत्व है। ठीक है, काशी महादेव की धरती है, वो उसका एक आध्यात्मिक महत्व हो सकता है आध्यात्मिक महत्व जी। लेकिन बक्सर का तो आध्यात्मिक के साथ साथ हिंदुत्व पे जो ईसाई विचारधारा, इस्लामिक विचारधारा या अन्य ये कम्युनिस्ट वगैरह जो आरोप लगाते हैं, हिंदुत्व पे होने वाले उस आक्रमण को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है बक्सर की धरती। कि देखो, एक क्षत्रिय जो है 50-55 वर्ष तक राज करता है, उसके बाद उसके दिमाग में होता है कि हमको साधु बनना है, पंडित बनना है, अध्ययन करना है। वह जाता है, अगर उसको आज के ठेठ भाषा में कहा जाए तो फिर एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर दावा ठोकते हैं कि मुझे ब्रह्मर्षि, मैं सारा पढ़ाई पढ़ लिया, मुझे ब्रह्मर्षि अब बोलो। और 1 मिनट केवल आपका वो प्रसंग इसलिए हम छेड़ रहे हैं, इसमें देखिए कितनी बड़ी बात उस समय की छिपी हुई है। समाज ने उस समय डिग्री देने का अधिकार वशिष्ठ को दिया होगा। वशिष्ठ से वो कहते हैं कि मुझे ब्रह्मर्षि कहो, और वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे, राज ऋषि कहेंगे। ठीक है, ऋषि हो गए हो तुम, योग्यता हो गई है, लेकिन ब्रह्मर्षि की नहीं हुई है, राज ऋषि की हुई। गुस्से में विश्वामित्र उनके पुत्रों की हत्या करते जाते हैं और एक रात वो गुस्से में निकलते हैं कि बाजी इसी की हत्या हम कर देते हैं। बड़ा बैठा बना हुआ है सर्टिफिकेट बांटने वाला। जाते हैं रात में उनकी कुटिया में, तो उनकी पत्नी, वशिष्ठ की पत्नी की रोने की आवाज आती है और वो एक पत्नी वशिष्ठ से कह रही है कि क्यों नहीं उसको आप बोल देते हैं, जाओ ब्रह्मर्षि बने रहो अपने घर पे, हमारे बड़े सभी पुत्रों की हत्या कर दी, आज बुढ़ापे में हमारा देखभाल कौन करेगा। उस समय का जो प्रसंग है, इस देश की संस्कृति कितनी महान रही है। वशिष्ठ जो बोलते हैं
कि समाज ने बड़ा विश्वास करके मुझे यह अधिकार दिया है इस डिग्री को देने का, जी। मैं उसे कैसे ब्रह्मर्षि कर? योग्यता सारी हो गई है, लेकिन उसे क्रोध पे नियंत्रण अभी नहीं हुआ। जिस दिन वो क्रोध पे नियंत्रण कर लेगा उस दिन वो ब्रह्मर्षि हो जाएगा। और जब इतना सुनते हैं विश्वामित्र, वो किनारे बाहर सुन रहे हैं, इतना सुनते हैं तो सीधे आकर के और साष्टांग वशिष्ठ के चरण में गिर जाते हैं। और जो साष्टांग गिरते हैं तो जिस व्यक्ति ने उनके 100 पुत्रों की हत्या की है उसको वशिष्ठ पीठ पे हाथ मार के कहते हैं कि उठो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उठो। वही पहली बार ब्रह्मर्षि की उपाधि उन्हें देते हैं। यानी कि कर्मणा जाति, जन्मना जाति नहीं, कर्मणा जाति की व्यवस्था हमारे यहाँ रही है। तो बक्सर इसका प्रमाण है यार। तो इसलिए वो रुकना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक यहाँ के प्रतीकों को कैसे खड़ा हो, तवज्जो नहीं मिल पा रहा है। हम भी थोड़ा नहीं लड़ पा रहे हैं। दुर्भाग्य से जो भी नेतृत्व रहा इन विषयों पे कम ध्यान दे पाया, अन्य विषय ज्यादा ध्यान रहे। मुझे लगता है कि इस विषय को अगर उभारा जाए और इस पे काम किया जाए तो बक्सर के लिए भी, हिंदुत्व के लिए भी और भारतीय संस्कृति के लिए भी बहुत बड़ा ही काम। 19 नजदीक है, प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच जदयू विधायक ददन पहलवान भी चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि पार्टी उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी। क्या लगता है आपको कि भाजपा अपना सीट छोड़ के जदयू के पाले में डाल देगी? कि बक्सर जो है भाजपा का पारंपरिक सीट रहा जी। इसके साथ एक और पक्ष थोड़ा सा रहा है, चूंकि आप चुनाव लड़ते हैं तो हर वर्ग विशेष के लोगों को एडजस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता है। अगर बक्सर से हम ब्राह्मण चुनाव नहीं देते हैं तो फिर पूरा मध्य बिहार का जो लगभग ये 20-22 लोकसभा सीटों का एक टुकड़ा है, नालंदा तक, फिर कहीं हम ब्राह्मण नहीं लड़ा पाएंगे जी। यानी कि इधर पूरे सेक्टर में एक यही सीट है जहां से ब्राह्मण लड़ाया जा सकता है। तो पहला तो विषय है कि भाई हर वर्ग का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो, तो उस नाते एक वर्ग के लिए बक्सर एक सुरक्षित, वही सुरक्षित जगह है। अब ददन जी को नीतीश जी ने कह दिया होगा, अब ये नीतीश जी और ददन जी जाने। अब नीतीश जी फिर हमारे संसदीय बोर्ड के साथ जब बैठेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठेंगे, तो वहां उन लोगों का क्या निर्णय होता है वो लोग जाने। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मेरा स्पष्ट मानना है कि बक्सर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को लड़ना चाहिए। अब ददन जी का वैसे भी अब तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी से बात मेरे कान में जो आया, उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में हम उनका एक दावा और भी है कि 14 तक ये सीट ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थी, लेकिन जब से इधर शाहपुर कट गया तब से यहाँ यादवों की संख्या ज्यादा हो गई। ददन जी का क्या है, ददन जी का स्वभाव व्यक्तिवादी रहा जी। मुझे या दिन याद है, पुरानी बातों को उठाना ठीक नहीं होगा। ददन जी जब पहली बार चुनाव जीते थे, सुखदा जी बक्सर से जीती थी और ददन जी यहां से जीते थे। छोड़ दिए उस विषय को, लेकिन चलिए आधी बात बोल दे रहे हैं, अंदर वाली बात हम नहीं बता रहे हैं। ददन जी उस समय लालू प्रसाद जी का विरोध करके जीते थे और डुमरांव शहर ने उनको वोट इसीलिए दिया था कि वो ददन जी लालू प्रसाद जी के अगेंस्ट में जाएंगे। उस समय नीतीश जी और हम लोगों की सरकार बनने जा रही थी। प्राथमिक स्टेज में इन्होंने भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट किया था भाजपा और नीतीश जी के साथ रहने का, लेकिन तीसरे दिन पता नहीं कहां से साधु जी या सुभाष जी इनको ट्रैप कर ले गए थे, फिर चले गए उधर। और उसके बाद का ददन जी का कार्यशैली देखिएगा तो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहे, क्योंकि स्वतंत्र रहने का एक फायदा क्या होता है कि चारों तरफ पैर हमको रखने का मौका मिल जाता है। उसी में कहीं पैर गड़ भी जाएगा तो अब जो कभी कभी पैर टूट भी जाता है, कभी कभी पैर सोना के सिंहासन पे भी रखा जाता है, तो भाग्य भाग्य की बात है। वो अलग विषय, उनकी अलग कार्यशैली है, अपने रास्ते पे चल रहे हैं।
मुझे कहना नहीं चाहिए, अभी संयोग से वहां भी मुलाकात हो गई थी। जमनिया चुनाव लड़ रहे थे इनके बेटे करतार जी, और उस समय मैं गुजरात में था। नागेंद्र जी ने मुझे कहा कि भुवन जी से 1-2 महीने के लिए इधर आ जाइए, और संयोग से मुझे जमनिया का ही प्रभारी बना दिया। मैं भी घूम रहा था, इनके लोग भी अपना घूम रहे थे। जमानिया के पूर्व चेयरमैन थे ओमकार यादव, बड़े संस्कारी परिवार के और अच्छे घर के। ये कि यादव समाज का नेता होते हुए भी कार्यकर्ता, एकदम कार्यकर्ता स्वभाव। तो उन्होंने एक शब्द जो कहा था, मुझे मतलब जवाब नहीं सूझा था और मैं शर्म के मारे चुप लग गया था। उन्होंने कहा था कि भुवन जी, ददन जी कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे आप लोग बर्दाश्त करते हैं? ऐसी भाषा तो हम लोग बोलने में भी शर्म आए हम लोग। तो उसका वो क्या, वो कब बोलेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये उनके लिए स्वतंत्र है, उनको छोड़ दीजिए। ददन पहलवान स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अगर वो स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं यहाँ से लोकसभा के लिए, तो इससे भाजपा को कितना फायदा होगा? देखिए, भाजपा और आज के डेट में एनडीए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमने जो किया है उस किए हुए कामों के बदौलत हम चुनाव में जाने वाले। अगर हमने गरीबों के लिए कुछ किया है, अगर हमने मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया है, अगर हमने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, तो समाज हमारे उन किए हुए कामों के आधार पे हमें वोट करे। हम केवल, ठीक है राजनीतिक दल हैं, सीट कैसे निकले इस पे नजर रहेगी, लेकिन हमने जो 4.5-5 वर्षों में जो किया, उसका जनता हमको कितना प्रतिफल दे रही है, वो भी हमारे लिए एक लिटमस पेपर है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी मिलने वाला है वो हमारे किए हुए कार्यों के बदौलत मिलेगा। और जहां आप प्रश्न का इशारा कर रहे थे, ये लड़ जाएंगे तो हमें फायदा होगा, पिछले विधानसभा चुनाव का ही उदाहरण है। और उस समय भी मीडिया के बंधु और कुछ अन्य लोग पूरे, चूंकि मैं उस समय सीमांचल और कोसी ही देख रहा था, उस समय एक पूरे बिहार में माहौल खड़ा था कि पप्पू यादव जी के वजह से बिहार में भाजपा और जदयू आ जाएगा। पप्पू यादव जी ददन जी से बड़ी रचना है उनकी और बड़ा स्ट्रक्चर है, नहीं कुछ ऐसा हुआ। ये बहुत दम दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि उनके वजह से जो यादव आरजेडी में जाने वाले होंगे वो आरजेडी में जाएंगे, जो यादव ददन जी के साथ रहने वाले हैं रहेंगे, जो यादव भाजपा में आने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है। आज 15 से 20% यादव हर जगह भाजपा के साथ खड़े। आज वह जनरेशन खत्म हो गया यादव का, जो लालू जी के पीरियड में उनके आभा मंडल में आया था। आभा मंडल का प्रभाव उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो तेजस्वी यादव वही को कमजोर, उसी विषय पे हमारा इधर के दिनों में जो यादव समाज का नौजवान लड़का खड़ा हुआ, बीते 20 साल पहले जिसका जन्म हुआ है, वो आज 18-20 साल का हो गया जी। तो वह लड़का आज वो कंप्यूटर युग का लड़का है, वह लैपटॉप चलाता है, वह फेसबुक चलाता है, सोशल मीडिया से जुड़ा है। वह अब लालू जी के उस जातिवादी आक्रोश और रचना पे नहीं फंसा हुआ। वह आज तुलना कर रहा है, तेजस्वी यादव को देख रहा है, वह अखिलेश यादव को देख रहा है, वह ददन पहलवान को देख रहा है, वह पप्पू यादव को देख रहा है। तो इसके साथ साथ वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को भी देख रहा है, और वह तुलना कर रहा है कि एक पैतृक संपत्ति के बल पे राजा बनना और एक नित्यानंद राय जैसा कार्यकर्ता जो अपने काम कर करके एक राष्ट्रीय पार्टी का, एक बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है। तो वह तुलना कर रहा है कि किसमें क्षमता क्या है। और आज नित्यानंद जी के प्रभाव से, पार्टी के कार्यक्रमों के प्रभाव से हर जगह
15, 20, 25, 30% जहाँ जैसी स्थिति है, नौजवान जनरेशन हमारे तरफ आने वाला है। खैर ये दावा हर पार्टियों का होता है कि उसको हर जातियों से नौजवान मिल रहे हैं। बक्सर भाजपा के अंदर से एक सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ के नेतृत्व, यहाँ के कार्यकर्ताओं के पास वो नेतृत्व नहीं है कि बाहर से उम्मीदवार लाकर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। तो 19 में क्या होगा? भाजपा यहाँ से नेतृत्व देगी या फिर इस बार भी बाहर से ही उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आएंगे? देखिए, मैं उस विषय को सीधे एक लाइन में आपसे कर रहा हूँ। यह बिहार भाजपा का प्रदेश नेतृत्व और फिर अंत में संसदीय बोर्ड, यह दोनों पूर्णतः सक्षम है कि कहाँ किसको लड़ाना है, कहाँ किसको हटाना है, वो निर्णय करेंगे। वो हमारे आदरणीय नेतृत्व हैं, आदरणीय नेता हैं, सब करेंगे। रही बात यहाँ के नीचे जो कार्यकर्ता, क्या उनके मन में भाव चलता है कि भाई स्थानीय होता तो ठीक होता। लेकिन एक बार यहाँ के कार्यकर्ता केवल ये कह देना कि स्थानीय होता तो ठीक होता, मुझे लगता है कि यह पलायनवादिता है। अगर आपको स्थानीय होगा, ठीक होगा, तो फिर यह भी बैठ के निर्णय करना पड़ता है, उस निर्णय को नेतृत्व तक पहुंचाना पड़ता है कि कौन, भैया बैठो ना 50, बैठो 100, कौन रोक रहा है? आज भी लोकतंत्र अगर कहीं है तो हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। 50-100 कार्यकर्ता बैठे, एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 5 दिन बैठे, वो तय करे कि हाँ हमारे बीच का यह व्यक्ति हो सकता है। कार्यकर्ताओं की बात शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार हो जाएगी? एकदम स्वीकारता है नेतृत्व सुनता है। ठीक है, हम नहीं कहा, मैंने शुरू में ही कहा कि कहीं परिस्थितियों के कारण, कहीं कुछ सामाजिक समीकरणों के कारण केंद्रीय नेतृत्व पेश करता है, लेकिन हम तो अपनी बात पहुंचा सकते हैं ना। तो हम केवल आधी बात पहुंचाएं, यह हम अपनी ऊर्जा के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं जी। दिन रात पार्टी के काम में लगे हुए हैं, सड़क पे लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, और केवल आधी बात कर रहे हैं कि स्थानीय होता तो ठीक होता। हम आखिरी अब 2 सवालों पर आते हैं। एक तो ये कि क्या अभी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? अगर हाँ तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? और हमारा दूसरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंचायती राज का मतलब क्या होता है? ये पहला जो आपने कहा, मैंने शुरू में परिचय में आपसे बताया कि 87 में यहाँ से आईएससी करके मैं गया आरा पढ़ने, और जब उस समय आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हम लोग, तो कहीं मन में यह भाव भी नहीं था चुनाव वगैरह लड़ने का। और आपको आश्चर्य होगा कि 87 से, अगर 87 से ही आप माने तो लगभग 28-30 साल की आयु हो गई एक सांगठनिक आयु। मैंने जीवन में पहली बार टिकट मांगा तो 2015 का विधानसभा चुनाव। ये नहीं कहता कि मैं बड़ा प्रेरक व्यक्तित्व हूं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आए पार्टी का काम किए 2 साल 3 साल, और तुरंत फिर मन में ख्वाब जग जाता है, हमको टिकट मिलता, हम भी विधायक एमपी हो जाते। लेकिन मैं खुद, मेरा जो जीवन उदाहरण है, उतने लंबे समय के बाद पहली बार मांगा वो 2015 है। दुर्भाग्य से नहीं मिला, तो भी काम में लगे हुए हैं। तो एक पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए रहने के कारण, ठीक है, आज उस जगह पे है कि सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो मन में एक जरूर भाव आता है कि विधायक बने, सांसद बने, जब एक भाव खड़ा जरूर होता है। लेकिन पार्टी नेतृत्व, क्योंकि हम लोग संगठन के कार्यकर्ता, और संगठन और नेतृत्व जो तय करे स्वीकार्य होगा। संगठन से बाहर जाके सोचने की, समझने की और कुछ कहने का न स्वभाव रहा है और न आगे होगा। दूसरी बात जो आपने कही पंचायती राज व्यवस्था पे,
पार्टी का पंचायती राज प्रकोष्ठ है और पंचायती राज का एक सीधा सीधी जो कॉन्सेप्ट है कि जो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसके तहत हम वार्ड मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद ये सब चुनते हैं, उसमें नगर का वार्ड काउंसलर वगैरह भी। ये जो मेरे समझ से 1972 में जो यह एक पंचायती राज अधिनियम आया कि लोकतंत्र को थोड़ा और नीचे ले जाया जाए। अभी तक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कौन था? तो विधायक था और सांसद था। तो लोकतंत्र को नीचे तक हम कैसे ले जाएं, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था खड़ी की गई। और मेरा जो अपना मानना है कि इसने, मैं तो उसको एक शब्द देता हूं, बाई बॉर्न गॉड गिफ्टेड लीडरशिप, जन्मजात भगवान ने उसको गुण दिया है नेतृत्व का। आप कल्पना कीजिए कि एक लड़का, हम जैसे लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल पार्टी का या किसी सिस्टम में काम करते हुए नेता बन गए, लेकिन आप गांव में देखिए, जब से ये चुनाव शुरू हुआ, ये एकदम रॉ मटेरियल लड़का एक बैग तय करता है कि मुझे वार्ड का चुनाव लड़ना है, मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना है। घर से निकलता है, 2, 4, 5 लड़कों को इकट्ठा करता है और फिर मैदान में कूद जाता है और 100, 50, 200, 500 वोट लाता है, हारे जीते जो हो, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी तो खड़ी कर लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी जन्मजात वो नेता है। और दुर्भाग्य, बिहार के हम हैं तो बिहार के पे ही विचार करेंगे कि अब आप एक तरफ देखिए तो ये हजारों की संख्या में हमारे पास जन्मजात नेताओं की भीड़ खड़ी है। दूसरा, जो लोकतांत्रिक रचना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, राजनीतिक दल। ये सभी राजनीतिक दल एक विचारधारा की भी लड़ाई लड़ते हैं। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक विचारधारा की जो लड़ाई लड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई चल रही है। उसको कल्पना कीजिए जरा बिहार से, कि बिहार की वह जो एक बहुत बड़ी ऊर्जा जो है, वह इस लड़ाई से प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पा रही। उस ऊर्जा का हम उपयोग इस लड़ाई में कर सकते थे। आज राष्ट्रवाद की विचारधारा, अपनी हिंदुत्व संस्कृति को बढ़ाने की विचारधारा, स्वाभिमानी भारत की विचारधारा, इसमें हम उस ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस ढंग की परिस्थिति बनी है, जो नीचे की जमीन खड़ी है, कि हमारा कार्यकर्ता भी बीडीसी हो जाता है, मुखिया हो जाता है, जिला परिषद हो जाता है, तो 2-4 अपवाद अगर छोड़ दें तो अधिकतम केस में फिर होने के बाद वो पार्टी के कार्यक्रमों में आना बंद कर देता है। पार्टी का कार्यकर्ता है वो, लेकिन फिर वो सक्रिय सहभागिता बंद कर देता है। यानी कि जो प्रचार प्रसार में उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे वो नहीं करता। मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ी वैचारिक, मतलब ये वैचारिक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में इन जन्मजात नेताओं का, नेतृत्वकर्ताओं का भी हम उपयोग कर सके, इसके लिए दलगत आधार पे स्थानीय निकाय का चुनाव कराना चाहिए बिहार में भी। बीच में हमने यहाँ नेतृत्व से भी मांग किया था। अब चूंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है, नीतीश जी भी हैं, हम लोग भी हैं, अंदर में कहाँ कुछ तकनीकी क्या दिक्कत है हम नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन हमने ये विषय उठाया है और इसको समय समय पे उचित मंच पे हम रखते रहे हैं और आगे भी रखते रहे। पार्टी बेसिस पर मुखिया और बीडीसी का चुनाव हो, वार्ड मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद, ये सबका चुनाव जो है तो दलगत आधार पे कराया जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो जो एक लीडरशिप नीचे खड़ी है, उसका ऐसा नहीं है केवल हमें ही लाभ होगा। अगर वो आरजेडी का कार्यकर्ता है तो वो भी वो आकर के अगर दलगत आधार पे जीत के आएगा तो कल के जाके उनके पार्टी के कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से सहभागी होगा। तो उसके ऊर्जा का इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में भी उपयोग हो, उसकी ऊर्जा का केवल नीचे उतने ही दूर में वो न उलझा रहे, तो मुझे लगता है कि इससे इसको मतलब बढ़ाने के लिए दलगत आधार पे चुनाव कराया जाना चाहिए। मैंने पहले भी मांग किया है, आगे भी हम करते रहेंगे।
और मेरा बहुत स्पष्ट इस विषय मानना है। तो इससे ये नुकसान नहीं होगा कि गांव के लोग पार्टी बेसिस पर टूट जाएंगे? अभी तक तो हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही पार्टीगत टूटते हैं, लेकिन अब बीडीसी स्तर पर भी लोग पार्टी के आधार पर बट जाएंगे, ऐसा नहीं लगता है आपको? अभी मैं 1 साल गुजरात में रह के आया, वहां दलगत आधार पे चुनाव होता है, और अगर ये बंटने और टूटने की स्थिति रहती तो सबसे ज्यादा गुजरात आज के डेट में डिस्टर्ब होना चाहिए। अभी पिछले बार यूपी में भी शुरू हुआ, बगल के झारखंड में भी चल रहा है, लेकिन जहां मैं देख के आ चुकी, यूपी और झारखंड का जानते हैं, वहां नीचे हमने देखा नहीं। ये गुजरात तो मैंने देखा, और वहां संगठन और ये पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का इतना बढ़िया कंपोजिशन खड़ा है कि वो दोनों का आपस का तालमेल और इतना अच्छा काम चल रहा है, उससे विकास भी होता है, सबको मजबूती भी मिलती है, और कहीं कोई तनाव नहीं। और रही बात आपने जो कहा कि विचारधारा पे डिवीजन, आज नहीं है क्या? गांव में तो यार आज पता है कि फला टोला जो है किस पार्टी को देता है, फला टोला किस पार्टी को देता है। उस टोला में 5 घर भाजपा को है और 3 घर जदयू को है, 2 घर राजद का है, तो सबको पता है, सब थोड़े है। आप हमारे चैनल में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा कि पार्टी के पंचायती राज के प्रदेश नेतृत्व हैं ओम प्रकाश मोहन जी, भाजपा का विचार स्पष्ट किया इन्होंने हमारे चैनल में आकर। आगे हम नए सवालों, नए चेहरे के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते ओम प्रकाश मोहन जी से हम चाहेंगे कि बक्सर के लोग इस बार चुनाव में भाजपा को क्यों वोट दें, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। बक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और एक बहुत बड़े रचनाकार आदरणीय विश्वामित्र की धरती रही है, और मुझे लगता है कि हम प्रभु राम और विश्वामित्र से जुड़ी यादों को सहेजते हुए उस स्मृति को याद आगे बढ़ाए रखें, यह हमारे लिए भी कहीं ना कहीं से गौरवशाली होगा और अपनी संस्कृति के लिए भी गौरवशाली होगा। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, उसके गौरवशाली पक्ष, सकारात्मक पक्ष को पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करने का, उसे सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करने के लिए हमेशा दिन रात लगी रही शुरू से, और हम भी कहीं ना कहीं उसके एक अंग के रूप में, प्रमाण के रूप में है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी और कोई नहीं होगी। आप सबसे यही आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बक्सर पत्रिका से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।